हेलो गाइस, नमस्कार। कल मैंने आपको वेक्टर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में, और मैंने आपको बोला था कि वो आपको सॉल्व करने हैं खुद से ऑनेस्टली। उसके बाद मैं आज इस वीडियो में आपको उनके सॉल्यूशंस और उनके जो ऑप्शंस सही हैं उनके बारे में बताऊंगा। देन यू हैव टू चेक आउट योर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ आंसर्स। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्टिंग से पहले मेरे चैनल का नाम और यूट्यूब फिजिक्स बाय सतीश गुरुकुल क्लासेस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर फिजिक्स बाय सतीश चंद। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कल फर्स्ट बताया था कि द सम ऑफ टू वेक्टर्स अ डिफरेंस, यदि दो वेक्टर का जो योग है उनके अंतर के बराबर है, तो उनमें से चार ऑप्शन थे कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताता हूं, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, और क्वेश्चन था आपका कि इन दोनों का जो सम है अर्थात जो जोड़ है, योग है, वो इन दोनों के डिफरेंस अर्थात अंतर के बराबर है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस विच ऑप्शन इज करेक्ट। जो 4 ऑप्शन थे आपके पास में उनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि इफ बोथ आर इक्वल, यदि दोनों वेक्टर इक्वल हैं। पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इफ बोथ आर इक्वल, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो आपको पता है दोनों वेक्टर इक्वल होने पर जो इनका योग है वो अंतर के बराबर इम्पॉसिबल है, क्योंकि अंतर होने पर इट विल बिकम जीरो वेक्टर अगर दोनों बराबर हैं तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए गलत है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, अर्थात इनमें से कोई सा एक वेक्टर है वो एकांक वेक्टर है। अब अगर इनमें से मैं कोई से एक वेक्टर को एकांक वेक्टर मानता हूं, तो अगर यहां से अगर एक इसमें जोड़ता हूं और फिर इसमें से मैं एक घटाता हूं तो दोनों की वैल्यू इक्वल आना इम्पॉसिबल है। तो एक वेक्टर को अगर हम एकांक वेक्टर मानते हैं तो ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन मैंने बताया था कि इनमें से कोई सा एक वेक्टर जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर का मतलब है शून्य वेक्टर है, तो शून्य वेक्टर है तो यहां से आपका ये वाला ऑप्शन सही आ जाता है, क्योंकि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर विल बी आल्सो इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर में इसको जोड़ते हैं ए वेक्टर को तो ए वेक्टर के बराबर ही आएगा, और ए वेक्टर्स में से अगर जीरो को घटाते तो वो भी ए वेक्टर के बराबर ही आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको एक फिगर बनाया था, उस फिगर में आपको बताना था कि कौन सा सही है। तो यहां से एक इस टाइप से वो फिगर था यहां पे, और ये था आपका, ये सी वेक्टर था, ए वेक्टर था और ये वेक्टर था बी। इनमें से आपको सही ऑप्शन बताने थे, आपके पास में 4 ऑप्शन थे। तो यहां से मैं आपको इजी सा बता देता हूं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। यहां से वेक्टर सी स्टार्ट होता है और इस वेक्टर के हेड से ए वेक्टर की अटैच है टेल, और एंड में इसके हेड से और इसका जो सी वेक्टर का टेल है, इसके टेल से ए वेक्टर की हेड है। तो यहां पर वेक्टर एडिशन में जब वेक्टर्स को जोड़ते हैं, उनका योग करते हैं, समेशन करते हैं, तो वहां पर आ जाता है कि ज्योमेट्रिकल मेथड अर्थात ज्यामिति विधि के द्वारा एक चीज को हम लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट वाले की जो टेल है और एंड वाला जो ए वेक्टर की हेड आपस में जिस वेक्टर ने जोड़ रखी है वो वेक्टर इन दोनों का परिणामी वेक्टर होता है। तो यहां पर बी वेक्टर क्या है, इन दोनों का परिणामी अर्थात रिजल्टेंट है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही आ जाएगा कि बी वेक्टर विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ए एंड सी, अर्थात जो बी वेक्टर होगा वो आपके ए वेक्टर और सी वेक्टर के सदिश योग का परिणामी होगा। तो यहां पर बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए
बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के बराबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ से कौन सा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आ जाता है कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो आपको ए और सी के बीच का एंगल बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 था कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है तो ए और सी के बीच में आपको एंगल बताना है, एंगल बिटवीन ए एंड सी, इन दोनों के बीच का आपको कोण बताना था यहाँ पे। तो यहाँ पर और ए बी सी की वैल्यू थी 5 4 3, अर्थात इनके जो परिमाण हैं, इनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो 5 4 और 3 हैं। तो यहाँ से इस चीज को आपको बताना था कि ए और सी के बीच का एंगल। तो यहाँ से इजी सी बात है कि मैं इसी से लिख सकता हूं कि बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है ना, अर्थात जो बी वेक्टर है वो ए और सी दोनों जो वेक्टर है इनके अंतर का बराबर है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ac कॉस थीटा। b की वैल्यू आपके पास में 4 है तो 16 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 है तो 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, और c की वैल्यू कितनी 3 है तो 9, माइनस a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3 और इनटू कॉस थीटा। तो वी हैव टू सॉल्व इट। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू आ जाती है तो ये यहाँ से अगर इसको हम सवेसर करते हैं तो 25 प्लस 9 इट विल बी इक्वल टू 34। ठीक है ना, और ये इस साइड में अगर आते हैं तो 34 में 16 इट विल बिकम माइनस 18, और इधर माइनस 6 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से माइनस माइनस काटता हूँ 6 से 3 बार, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 3/5। तो इन दोनों के बीच का एंगल कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन है सही, ए वाला ऑप्शन सही था। यहाँ पे अगर आपके पास में ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ए बी सी की आपके पास वैल्यू है, तो उसने आपको पूछा था कि ए और सी के बीच का एंगल बताना है। अगर ए और सी के बीच का एंगल बताना है तो आपको ए और सी एक साइड में शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर ए को हम सी की साइड में शिफ्ट करते हैं तो बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर है, और वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। ए बी सी की सबकी वैल्यूज हमारे पास पहले से हैं। इन वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट द एंगल बिटवीन ए एंड सी विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपको 4th वन बताता हूँ मैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 4th आ जाता है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लानर वेक्टर्स हुज वेक्टर सम विल बी 0। आपको कम से कम कितने समतलीय वेक्टर होंगे जिनका सदिश योग 0 हो सकता है, जो असमान होते हैं। तो यहाँ से आपको समझना क्या है कि असमान हो और समतलीय हो, अर्थात वो अनइक्वल हो, और कोप्लानर हो, अर्थात दे लाई इन द सेम प्लेन, अर्थात वो एक ही समतल में आते हो। तो कम से कम कितने वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 होगा, अर्थात कितने ऐसे सदिश होंगे जिनका सदिश योग 0 होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर टिक करना है 3, थर्ड जो है 3 कम से कम हमें ऐसे वेक्टर्स चाहिए जो अनइक्वल हो, असमान हो और एक ही समतल में हो, तो उनका वेक्टर सम 0 हो सकता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही है बी वाला। अगर ये असमान की जगह पर अगर इक्वल अर्थात समान आ जाता तब आपका ऑप्शन सही होता कि 2 कम से कम इक्वल, क्योंकि अगर 2 वेक्टर्स इक्वल और अपोजिट हैं तो उनका वेक्टर सम विल आल्सो बी 0। क्वेश्चन नंबर 5th वाला बताता हूं मैं आपको। 2 बल थे, एक का मान था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आ जाता है 2 बल थे 5 का और एक बल था 11
न्यूटन, 2 बल थे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूछा था कल इस एक्सरसाइज में कि इनमें से इनका परिणामी जो है वो कौन सा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन थे 6 न्यूटन, एक ऑप्शन था आपका 17 न्यूटन, एक ऑप्शन था 4 न्यूटन और एक था ऑल, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन थे। तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास में है तो उनका वेक्टर सम अर्थात उनका जो परिणामी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो दोनों के जोड़ के बराबर, अर्थात यहाँ से पॉइंट आ जाएगा कौन सा हो सकता है। तो यहाँ से आपका तो यहाँ से 11 + 5 = 16 और कम से कम यहाँ पर 11 - 5 = 6, ठीक है ना। तो ये जो आपकी 17 जो वैल्यू जा रही है वो 17 वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ऊपर है, तो ये इम्पॉसिबल है, इसको हटा देंगे हम ऑप्शन बी को। और जो ये 4 वाली वैल्यू है वो इन दोनों की जो इनके जो परिणामी की जो कम से कम पॉसिबल वैल्यू है जो 6 है उससे भी कम है, तो इसको भी हम हटा देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आता है आपका 6। इनका परिणामी 6 हो सकता है, कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ 7th वाला क्वेश्चन बताता हूँ। और क्वेश्चन 7th में आपको करना है कि एक व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, वो 5 km/h की चाल से, द स्पीड ऑफ ए मैन इज 5 km/h एंड ही इज गोइंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, अर्थात वो यहाँ पर किसी वृत्ताकार मार्ग पर जा रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे है, गोइंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पे बताना था कि उसके आधे चक्कर और 1/4 चक्कर और पूरे चक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये बताना था। तो यहाँ से आपको सबसे पहला पॉइंट था कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये था जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर था ये 7th सा स्टार्ट था यहाँ से कि आदमी की चाल थी 5 km/h के बराबर थी और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा था। तो यहाँ पे आपको बताना था कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा आधा चक्कर कंप्लीट होने के बाद में। तो द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ साइकिल। तो यहाँ से अगर आधा चक्कर कंप्लीट होता है तो मैंने मान लिया यहाँ पे एज्यूम कि वो उसने स्टार्ट किया यहाँ से और इस डायरेक्शन में चल रहा है, स्टार्ट करता है v1 और ये आधा चक्कर यहाँ पे आकर के होगा v2। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब v2 वेक्टर और v1 वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 है। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 है तो यहाँ पर इसका जो वेग में परिवर्तन का जो परिमाण आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1 के बराबर, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो यहाँ से आपका पहली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ ये आपकी -5, अगर इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो इसके जो डाउनवर्ड जो अपोजिट में है डायरेक्शन उसको हमें माइनस में मानना पड़ेगा। तो ये -5 और यहाँ पर -5, तो इट इज -10 km/h के बराबर उसके वेग में परिवर्तन आएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका आया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था कि 1/4, अर्थात इसी में था कि 1/4 साइकिल जब कंप्लीट होगी अर्थात 1/4 चक्कर के बाद वेग में कितना परिवर्तन होगा। तो 1/4 चक्कर का अर्थ है कि वो यहाँ पर आ जाता है ऐसे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा v2 और इस v2 और v1 दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90।
v1 वेक्टर इधर है और v2 वेक्टर इधर है, इन दोनों के मतलब बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इतना एंगल है, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अगेन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं तो ये आपका फॉर्मूला आता है वेक्टर एडिशन लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर v1 की वैल्यू भी 5 है और v2 की वैल्यू भी 5 है, दोनों की वैल्यूज ही 5 है यहाँ पर। लेकिन इसको हम v1 वेक्टर, इसको v2 वेक्टर क्यों मान रहे हैं जबकि वैल्यू सेम है? क्योंकि जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो क्वांटिटी होती है वेक्टर, और उसकी अगर डायरेक्शन में भी परिवर्तन आ जाता है तो वो क्वांटिटी पहले से अलग क्वांटिटी आ जाती है। बट इनके जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम है। 5 इसकी वैल्यू है, 5 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से आपका ये 5 है, तो इट विल बिकम 25, तो इट विल बिकम 5√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना इसमें। और इसके बाद क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट, इसमें उसने पूछा था कि जब पूरा चक्कर फुल साइकिल के बाद में वेग में कितना परिवर्तन होगा। फुल साइकिल का अर्थ है कि यहाँ से अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है और यहीं पर आकर के अगर एंड हो जाता है तो चेंज इन वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही वेक्टर सेम है, उनका परिमाण भी समान है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इस कार्ड से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा वेग में एक पूरा चक्कर कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन नंबर यहां से आ जाता है 10th क्वेश्चन। 10th था आपका यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू थी 4i कैप माइनस 3j कैप। ए वेक्टर की वैल्यू थी 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो यहाँ पर आपको बताना था कि इस वेक्टर का एंगल विद जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस के साथ में इसका कितना कोण बनेगा। तो बस यहाँ पे इजी सी बात है, सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ इसके आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी परिणामी का x² प्लस y² प्लस z²। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16 आ जाएगी, 9 प्लस 25, तो इट विल बिकम 5√2। तो यहाँ से एंगल विद जेड एक्सिस में अगर आपको एंगल निकालना है तो यहाँ से आएगा जेड कंपोनेंट अपॉन में आर। जेड कंपोनेंट आपका 5 है, अपॉन आर की वैल्यू 5√2 है। 5 से 5 को काट दाऊँ तो 1/√2, तो थीटा विल बिकम 45। जेड एक्सिस के साथ वो 45 इसका कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा यहाँ पे। और इसमें आपका ऑप्शन सही आ जाएगा, ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन सही है, बी वाला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 था आता है क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में बताना है आपको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 11th है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू 0। इन दोनों का जो डॉट है ए और बी और ए और सी का ये 0 है। तो पूछा था कि ए वेक्टर जो है वो कौन से वेक्टर के समांतर होगा। तो ए वेक्टर कौन से वेक्टर के पैरेलल या समांतर होगा। ऑप्शन थे यहां पर आपके, एक ऑप्शन था आपका कौन से वाला था, एक था बी वेक्टर पहला ऑप्शन, फिर सी वेक्टर, और एक ऑप्शन था आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और एक था बी क्रॉस सी वेक्टर। ये 4 ऑप्शन थे आपके। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट गुणनफल अगर 0 आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब है ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 90 होती है तो इट विल बिकम 0।
इसका अर्थ हुआ कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अगर ए डॉट सी की वैल्यू 0 आती है तो इस चीज का अर्थ हुआ कि जो ए वेक्टर है अकेला वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। अर्थात यहां से हमारा एनालाइज ये आता है कि ए वेक्टर बी व सी दोनों के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब यहां पर आता है कि ए वेक्टर कौन से वेक्टर के समांतर होगा, तो इसमें ऑप्शन पहले में ये है कि बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के तो ये पैरेलल इम्पॉसिबल है क्योंकि ये खुद बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब इसमें क्या है कि इसमें डॉट है और डॉट के बाद में जो क्वांटिटी आती है वो अदिश आती है, स्केलर, ठीक है ना। और कोई भी वेक्टर किसी अदिश के या स्केलर के तो पैरेलल होना इम्पॉसिबल है, तो यहां से इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद में आपका बचता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है कि ये क्या बता रहा है कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसमें क्या है कि जब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा तो इन दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे कि मैंने एज्यूम कर लिया कि वो क्वांटिटी आपकी एम वेक्टर है। ये जो वेक्टर होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और ये ए वेक्टर भी इन दोनों के परपेंडिकुलर ही है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये वेक्टर भी बी और सी के परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर भी अगर बी और सी के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ए वेक्टर जो है वो बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा। इसमें आपका ऑप्शन सही आ जाता है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 12वें पे। 12वां क्वेश्चन आपका सॉल्व करना है कि ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी। तो यहाँ पर ई जैसा एक पॉइंट है कि ए क्रॉस सी है। जब दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होता है, गुणनफल होता है, तो जो क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है और वो वेक्टर क्वांटिटी जो आती है आउटपुट में वो आपकी इन दोनों क्वांटिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और जब इसका जो क्वांटिटी आ रही है इसके साथ अगर ए वेक्टर का डॉट होगा तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल विल बिकम 90 और यहाँ पर एम ए कॉस 90 है तो इट विल बिकम 0। इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर आपका बन जाता है इसके बाद में 13 और 13 क्वेश्चन में बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 आपको सॉल्व करना है। इसमें बता रखा था कि एंगुलर वेलोसिटी कोणीय चाल का मान था 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप और r वेक्टर की वैल्यू थी 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप के बराबर थी यहाँ पे। तो आपको बताना था इसका लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग का मान बताना था, रेखीय वेग का मान। तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर अगर करते हैं यहाँ पे तो v वेक्टर विल बी इक्वल टू i कैप j कैप और k कैप। यहाँ पे 3 माइनस 4 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू -4 और इधर z एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे 5 माइनस 6 6, तो यहाँ से v वेक्टर विल बी इक्वल टू i कैप अगर यहाँ पर आता है तो इट विल बी इक्वल टू -24 प्लस 6, इसका और इसका ऐसे, और माइनस अगर j कैप आता है इसको हटाते हैं इसको तो यहाँ पर 18 और -5
और प्लस के कैप आता है तो इसको हटाते हैं इसको, तो यहाँ से ये कितना -18 और प्लस यहाँ पर बच जाता है कितना 20, तो v वेक्टर विल बी इक्वल टू -18 i कैप और यहाँ से आपका आ जाएगा -13 j कैप प्लस 2 k कैप। इट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर v। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू थी और ये आपका ऑप्शन जो भी सही हो इसको आपको चेक कर लेना है, ये वैल्यू आएगी v की। और एक चीज भी आपको बता देता हूँ कि अगर जो v वेक्टर है इन दोनों वेक्टर के अगर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन के बराबर है तो ये v वेक्टर है ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको करना है कि अगर यहाँ पर आई कैप आता है तो इस वाला जो कॉलम इस वाली रो को हटा देंगे और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे आपका सिमिलरली। तो वेक्टर v की वैल्यू -18 आई कैप -13 जे कैप प्लस 2 के कैप है। और इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल सकते हो 18 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाता है 14 और 14 आपको बताना है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 ये बताना था आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक तैराक है वो किसी जल में और जल का वेग है 5 किलोमीटर पर आवर है और तैराक का वेलोसिटी या वेग बता रखा 10 किलोमीटर पर आवर है। तो उसको अगर ठीक अपने अपोजिट में पहुंचना है उस पानी को पार करते हुए तो उसको ऊर्ध्व से कितना कोण बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर पता है आपको 5 किलोमीटर पर आवर थी और यहाँ से स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर शांत पानी में आदमी की चाल थी कितनी, vm की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ से अगर यहाँ पे पहुँचना है तो उसे कितने एंगल पर तैरना स्टार्ट करना चाहिए आदमी को वर्टिकल के साथ। ये जैसी बात है अगर पानी इधर फ्लो होता है और आदमी ने जस्ट अपने अगर अपोजिट में तैरना स्टार्ट कर दिया तो वो पानी के बहाव के कारण वो इधर आने के बजाय थोड़ा इस साइड में आ जाएगा। अगर इसको अपने जस्ट अपोजिट में पहुंचना है तो इसको वर्टिकल से कुछ एंगल पर तैरना स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर कंपोनेंट आ जाएगा आपका इसकी चाल का vm साइन और इधर vm cos थीटा। अब ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट में जब पहुंचेगा कि इसकी जो स्पीड है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पानी की स्पीड के बराबर हो जाए। तो यहाँ से साइन थीटा विल बी इक्वल टू VW अपॉन में vm, VW की वैल्यू 5/10 ये वैल्यू है vm की। यहाँ से इसको काट देते हैं 1/2 तो ओबियसली थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। 30 अंश का कोण यहाँ से इसका ये बनाएगा। तो गाइस यहाँ तक भी आपको 14 तक क्वेश्चन इस वीडियो बता दिए। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट। बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द वीडियो वी विल स्टार्ट फर्दर ऑफ इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू।